है सुनो, तुमने अपना आदमी भेजा लाश के बदले पैसा लाने के लिए? हाँ। ये तुम्हारा आदमी है? ये मेरा आदमी। तुमने सुना इसने इसको पैसा दिया? हाँ। तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मार मुझे पैसा नहीं मिला। तूने मामू को पैसे नहीं दिए? भाई क्यों दूं? अरे लाश के बदले में तेरे को मामू को पैसे देने थे ना। मामू ने बोला मैं पैसे लूंगा, मैं ला दूंगा। एक मिनट, तुमने ऐसा बोला? मैंने बोला। तो तुम हमसे पैसा क्यों मांग रहे? अरे मैं लाश लेकर आया हूँ ना। लाश कहाँ से आई? मैंने मारा नहीं, लाश कहाँ से आई? अरे मैंने ये लाश, वो लाश नहीं है रे। तो ये लाश तुम्हारे बाप की है क्या? बाप मर गई। क्या कंफ्यूजन है? बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आखिर बैड डेट को किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? पीएल अकाउंट में या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में? कितने परसेंटेज पर करते हैं? सन्ड्री डेटर्स में से क्या क्या माइनस होता है? रिलैक्स, ये सारी कंफ्यूजन आपकी आज दूर होने वाली है जब हम इन सारी चीज़ों को विद एग्जाम्पल्स प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम 3 एडजस्टमेंट्स कवर करने वाले हैं। अपने सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं 3 एडजस्टमेंट्स जो कि सारी की सारी डेटर्स से रिलेटेड ही होंगी। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये कवर करेंगे आज। ओके, तो पिछले क्लास में हमने क्या चीज़ें देखी थी? पिछले क्लास में हमने ये समझा था कि एडजस्टमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट क्या है और 4 एडजस्टमेंट सीखे भी थे। अब आज देखेंगे कि और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कुछ भी नया एडजस्टमेंट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैड डेट से। ठीक है, बैड डेट्स क्या होते हैं? अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। ये है राजू भैया, इनका एक बिजनेस था, बिस्किट्स बनाते थे, बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करके सेल करते थे। तो इन्होंने क्या किया ना, 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इन्होंने सप्लाई कर दिए बाबू भैया को। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ के थे वो टोटल मिला के सारे पैकेट्स 1000 रुपीज़ के दिए, और इनके पास उस टाइम पर पैसा नहीं था इनको देने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद रिटर्न कर दूंगा। तो ये डील पक्की हो गई। और 2 महीने बाद जब अब राजू इनसे पैसे मांगने के लिए आए, जब इनसे पूछा कि पैसा लाया, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो जहर खाने तक के पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे कहाँ से दूंगा। और ये हो गए थे इंसॉल्वेंट। तो अब ये और कोई पैसे नहीं दे सकते थे। तो अब क्या है कि इनकी बुक्स में, राजू की बुक्स में डेटर्स दिख रहे होंगे 1000 रुपीज़ के, लेकिन क्या अब ये 1000 रुपीज़ मिलने वाले हैं यहाँ से? नहीं। ये भले एज एन असेट बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल पिक्चर क्या है कि अब कोई पैसे नहीं आने वाले हैं। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स मिसगाइड ना हो जाए ये रिपोर्ट या बैलेंस शीट देखकर कि अरे वाह, इनके पास तो अभी 1000 रुपये आने वाले हैं, तो ये अच्छी कंपनी है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कोई डिसीजन ना ले सके मिसगाइड होकर। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको यहाँ से राइट ऑफ कर दें बैलेंस शीट में से। अब यही पूरी जर्नी हमें सीखनी है कि कैसे होता है, क्योंकि जब ये डील हुई कि 1000 रुपये देंगे इनको, तब तो इन्होंने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली सिंपली कि डेटर बना लिया बाबू भैया को अपनी बुक्स में। क्या एंट्री करके? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके, और डेटर्स क्रिएट हो गए 1000 रुपीज़ के। बट अब पैसे मिलने वाले नहीं हैं, ये हमें ईयर एंड पे पता चला। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए इसका एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि राजू ने बाबू भैया को 1000 रुपीज़ का क्रेडिट पर सामान दे दिया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई थी। तो क्या हो रहा होगा अभी ट्रायल बैलेंस में, ये आपका अगर ट्रायल बैलेंस है तो डेटर के नाम पे बाबू भैया दिख रहे होंगे यहाँ पे, डेबिट साइड में 1000 रुपीज़ आ रहे होंगे, इतना आया। ठीक है, लेकिन ईयर एंड पे पता चला कि ये तो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं और अब ये कोई पैसे नहीं दे सकते। तो एंट्रीज करनी पड़ेंगी, चीज़ों को सही करना पड़ेगा। ये जो डेटर्स खड़े हुए हैं ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में, उनको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो अब क्योंकि डेटर्स जो एक डेटर्स है वो डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए उसे हटाने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट एंट्री में टू डेटर हो जाएगा 1000 रुपीज़ से, लेकिन डेबिट किसको करें? अब क्या था ना कि पहले तो मुझे लगा कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं, बट अब नहीं मिल रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपेंस ही हो गया एक तरीके से। मतलब मेरे हाथ से गया, कभी वापस नहीं आया, तो एक्सपेंस ही हो गया। इसीलिए यहाँ पर इस एक्सपेंस का नाम रखते हैं बैड डेट अकाउंट। इसका अकाउंट का नाम है बैड डेट अकाउंट, और ये भी 1000 से हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सिंस दिस इज एन एक्सपेंस, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे आपको अकाउंट भी बनाकर दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा होगा। सबसे पहले एक डेटर अकाउंट बनाते हैं ज़रा। डेटर अकाउंट में ना यहाँ से ये वैल्यू उठकर आ रही होगी टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 1000 रुपीज़। और साथ साथ में जो बैलेंस शीट है ना, वहाँ पर भी यही डेटर्स दिख रहे होंगे 1000 रुपीज़ के। अब देखिए, तो अब मुझे डेटर को ख़त्म करना था, तो मैंने क्या एंट्री कर दी, बैड डेट, अपना खर्चा मान लिया इसको और ख़त्म कर दिया 1000 रुपीज़ से। ये हो गया बैलेंस आउट, ठीक है। तो मेरा डेटर अकाउंट ख़त्म हो जाता है इस तरीके से, सिर्फ ये एंट्री पास करने से। दूसरी बात क्या हो गई है कि ये एंट्री करने के कारण मेरा डेटर अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन मेरा बैड डेट अकाउंट ओपन हो गया इस चक्कर में। एंड सिंस दिस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर क्लोज हो जाएगा। इसीलिए हम इसे पीएल अकाउंट में जाकर डेबिट कर देंगे। अब ख़त्म हो गया मेरा बैड डेट अकाउंट भी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक बना लेते हैं बैड डेट अकाउंट, 2 डेटर से ये ओपन हुआ था 1000 का, और क्लोज कैसे हुआ, कहाँ जाकर, पीएल अकाउंट में। ये वाली एंट्री यहाँ पर आ गई, ये भी क्लोज हो गया, ये भी मुसीबत ख़त्म, ठीक है। अब पीएल अकाउंट में एक बार देख लेते हैं कि पीएल अकाउंट में क्या हुआ। पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में यहाँ पर 2 बैड डेट्स 1000 रुपीज़ की ये वाली एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार देखते हैं बैलेंस शीट में क्या हुआ होगा कि 1000 रुपीज़ जब यहाँ पर आया, तो ये देखिए ये वाली एंट्री को यहाँ पर 1000 से डेटर ख़त्म हो गए, तो अब एक्चुअल जो आना चाहिए डेटर वो 0 होना चाहिए, राइट। कोई बैलेंस बचा ही नहीं, क्योंकि तो हम 1000 यहाँ से एडजस्ट करके दिखा देंगे, इसी वाली एंट्री को यहाँ एडजस्ट करके दिखा दिया मैंने, एंड डेटर हो गए 0। तो जो मैं करना चाहती थी, इनको अपने बैलेंस शीट से हटाना चाहती थी डेटर को, वो हट चुके हैं और बैड डेट्स की सारी एंट्रीज पास हो चुकी। आई होप आपको ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका ज़रा डबल इफेक्ट देख लेते हैं क्या हुआ। एक इफेक्ट तो ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस मेरे इंक्रीज हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ क्या हुई कि बैलेंस शीट में मेरे पास से ये जो है डिडक्ट हो जाता है इतना अमाउंट 1000 रुपीज़ है, जितना भी बैड डेट हो। अब फ़र्ज़ करिए, जस्ट एग्जांपल फटाफट से बता देती हूँ कि बाबू भैया ने 1000 रुपीज़ का ही क्रेडिट लिया हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास 800 रुपये है पे करने को, पर 200 तो मैं नहीं पे कर पाऊंगा तुम्हारा। तो अभी बैड डेट कितना हुआ, अभी तो 200 हुआ ना। तो यहाँ पर ये डेटर्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन तो 1000 से ही होगा, लेकिन बैड डेट की एंट्री कितने से पास होगी, 200 रुपीज़ से, क्योंकि खाली 200 रुपये का बैड डेट हुआ, और इसीलिए यहाँ पर भी 200 आ जाएगा। 200 आया तो अब यहाँ पर बच जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, यानी 800 के मेरे पास अभी भी डेटर्स बचे हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी 200 हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी फिर हम 200 ही भेजेंगे, ओके। ये सारी 200 से रिप्लेस हो जाएंगी, ये हो गया 200, और यहाँ पर भी 200 ही आएगा, और फिर मेरा ये हो जाएगा 800 रुपीज़। अभी मेरा बैलेंस बच जाएगा डेटर का। इतनी बात समझ में आई होप आपको आ गई होगी। करें यहाँ पर क्या लिखा हुआ था थ्योरी में, वो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, पीएल अकाउंट में एक्सपेंस बुक कर लिया। हमने देखा था ना कि 2 बैड डेट करके 1000 या 200 जो भी अमाउंट है वो लिखा, और बैलेंस शीट में डेटर्स में से डिडक्ट कर दिया। एंट्रीज क्या बनी थी मेरी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 200 हमने कर दिया था, और उससे सन्ड्री डेटर्स 200 से कम होकर 800 पे पहुंच गए थे। अब ये जो बैड डेट्स अकाउंट खुल गया, उसको हमने ख़त्म करने के लिए पीएल अकाउंट में भेज दिया, बिकॉज इट वॉज अ नॉमिनल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है जब मुझे कुछ अंदेशा है, ऐसा पहले से कुछ एंटिसिपेशन है कि आगे फ्यूचर में मुझे लॉस होने वाला है। सपोज करिए आज की डेट में अगर कोई बैंक विजय माल्या को कुछ लोन देने जाता है, वैसे तो उनको आज की डेट में कोई लोन नहीं मिलने वाला है सच इंडिया में, लेकिन फिर भी अगर कोई बैंक देने जाता है लोन उनको, तो उसको पहले से ही पता होगा कि भाई इनकी हिस्ट्री कुछ ठीक नहीं है, और हो सकता है कि ये मेरा पैसा लौटाए ही नहीं। तो इससे क्या होगा, उनकी हिस्ट्री पता होने के कारण मेरे पास एक एक्सपीरियंस है उनके रिगार्डिंग। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं पहले से ही
कुछ ऐसा प्रबंध कर लूँगी जिसके कारण मुझे एकदम से मुझे ना पता चले कि ये पैसे नहीं दे पा रहे और वो मेरा लॉस एकदम से बैड डेट हो जाए इतना सारा, जो कि मेरे पीएल में चला जाए और मेरे पीएल का जो प्रॉफिट है उसको बहुत नीचे खींच ले, क्योंकि एक्सपेंस साइड में आएगा ना बैड डेट अगर हुआ तो मैं क्या करूँगी इस चीज़ से बचने के लिए, जब मुझे आज की डेट से ही पता है कि इनका कोई भरोसा नहीं है, तो मैं अभी से ही एक प्रोविज़न क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँगी। सपोज़ करो एग्जाम्पल लेते हैं एक, देखो जैसे मैंने ना किसी को 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया फॉर 5 ईयर्स, मुझे 5 ईयर्स बाद उससे वो लोन वापस लेना है, और मेरा ना इस साल का प्रॉफिट भी हुआ मान लो मेरा 1 लाख रुपीज़। अब क्या हुआ, ये 1 लाख रुपीज़ आई एम फ्री टू यूज़ इट वेर एवर आई वॉन्ट। चाहूँ तो मैं इसे कहीं पर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो अब मैं इतना अमाउंट मेरे ऊपर है, मैं कैसे भी यूज़ करूँ। लेकिन सपोज़ करो अगर मैंने इसमें से 20,000 रुपीज़ निकाल लिए किसी आगे की कंटिजेंसी के लिए, हो सकता है मुझे इस 20,000 रुपये की आगे ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए मैंने इसे अभी से अलग कर लिया और अब मेरे पास फ्री कितने पैसे पड़े हुए हैं 80,000 रुपीज़। इसको मैं जहाँ चाहूँ खर्च कर सकती हूँ। तो ये जो 20,000 रुपीज़ मैंने आगे का लॉस का सोच के अलग किए हैं ना, इसी को प्रोविज़न बोलते हैं। कि मैंने इस साल 20,000 अलग कर लिए, फिर मान लो मैंने अगले साल और 20,000 कर लिए अलग, फिर अगले साल ऐसे करते करते 5 साल तक मैं 20,000 रुपीज़ अलग करती गई और एक जगह पे मैंने जमा कर लिए वो। अब मतलब मैंने उसको यूज़ नहीं किया कहीं और बाकी का बचा पैसा मैंने यूज़ किया। इसी को प्रोविज़न बोलते हैं कि इसको मैं अपने बुरे समय में यूज़ कर सकती हूँ। बुरा समय क्या होगा, मान लो अब 5 साल बाद इसने बोल दिया कि भाई सॉरी नो मेरे पास पैसे नहीं है अब, तो क्या होगा, मेरे पास 20-20 हज़ार रुपये मैंने अपने पास से बचा कर जो रखे हुए थे वो मेरे काम आ जाएंगे, क्योंकि अचानक से मेरे ऊपर वो बर्डन नहीं पड़ा कि हाय मेरे 1 लाख रुपए अब मुझे नहीं मिलने वाले। मैंने ऑलरेडी उसके लिए कुछ प्रोवाइड कर रखा था। इसी को बोलते हैं प्रोविजन। और ये क्यों बनाया जाता है, दिस इज़ ड्यू टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि आगे आने वाले लॉसेस के लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, उनको अभी से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो, और जो आगे अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉफिट होने वाला है उसको अभी के लिए इग्नोर करो जब तक कि वो एक्चुअली नहीं हो जाता। आपको एक ओवरऑल मीनिंग समझ में आया होगा कि भाई ये करते क्यों है, होता क्या है प्रोविजन। ठीक है, तो वही इसका मीनिंग है प्रोविजन अगेंस्ट एंटिसिपेटेड लॉस एज बैड डेट्स। उसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। डाउटफुल डेट्स मतलब इन पर हमें शक है कि पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब देखिए इसका ना थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहता है, इसीलिए इसको हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे। एज सच अगर आप मेरे को फॉलो करते जाएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें इतना भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं लगने वाला आपको। देखिए कि पहले जब मैं यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि जब हम बैड डेट सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते थे तब क्या होता था, और अगर अभी से हम प्रोविजन बनाने लगे आगे के लिए तब क्या फ़र्क हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज एट 31 मार्च 2022। जब ईयर एंड आया तो मैंने अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया यहाँ पर, जिसमें कि मुझे 3 अमाउंट्स दिए हुए हैं, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन एंड बैड डेट्स दिए हुए हैं। अब इसका मतलब क्या, यहाँ पर मैं देखो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन का वो नहीं रहने दूंगी, कुछ भी चांस नहीं रहने दूंगी, इसीलिए आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी बताती चलूँगी। यहाँ पर ये अमाउंट कैसे आया होगा सन्ड्री डेटर्स में, सपोज करिए कि आपका ना डेटर्स का ये एक अकाउंट रहा होगा, ठीक है, आपने सारी एंट्रीज सब जगह पर पास करी होगी, और एंड में यहाँ पर जो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके इधर आया होगा वो ही यहाँ पर आ गया होगा 8,20,000। ओके, यहाँ से आया होगा ये। वैसे ही प्रोविजन का अगर अकाउंट होता है, मान लीजिए प्रोविजन का अकाउंट है तो इस साइड पर ब्रॉड डाउन हुआ होता है, इसीलिए वो क्रेडिट साइड पर आ गया। ऐसे करके ये सारे अमाउंट्स आए होंगे एंड ये पूरी एंट्रीज जो इसमें इन अकाउंट्स में रही होंगी वो रही होंगी पूरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 की सारी एंट्रीज रही होंगी। ओके, अब क्या हुआ ईयर एंड पे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से पता होती हैं, ईयर एंड पे हमने उनको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें पता नहीं होती पहले से, और मे बी ईयर एंड पे आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस हमें वो चीज़ें पता चलती हैं एंड उन्हीं को एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर एडजस्टमेंट्स के 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे पता चले होंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इतनी चीज़ क्लियर हुई? ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर
ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, जो पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, उसको हम ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। इसका मतलब कि मैंने पहले से इतना प्रोविजन मेरा बन रखा है, इसीलिए वो आज की डेट में ट्रायल बैलेंस पर आया। मैंने पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ अमाउंट्स सेट असाइड करके ये प्रोविजन बनाया होगा, और ये वो बैड डेट है जो मुझे इसी साल के चलते में बीच में ही पता चल गया, इसीलिए मैंने उसकी एंट्री कर दी और वो ट्रायल बैलेंस में दिखने लगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब मुझे ईयर एंड पे पता चला कि कुछ एडिशनल बैड डेट्स भी हो गए हैं। मुझे फ़ोन करके बताया मेरे कस्टमर ने कि भाई मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, आई एम इंसॉल्वेंट नाउ, और मेरे जो आपके पास जो 20,000 रुपीज़ मुझे आपको देने थे मैं नहीं दे पाऊँगा अब। तो ये तो मेरे बैड डेट्स हैं ही, इसके अलावा हो गए मेरे फर्दर बैड डेट्स जो आपको एडजस्टमेंट में दिए रहते हैं, उसको फर्दर बैड डेट बोलते हैं। फिर आई बात मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब क्या है, देखिए हमें ना, अब जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि मैं अपने प्रॉफिट में से 20,000 सेट असाइड कर रही थी हर साल, वो तो मैंने आपको इजीली समझाने के लिए दे रखा था एग्जांपल। बट एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, हम अपने डेटर्स की लिस्ट में से देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं इसमें और उनकी हिस्ट्री क्या रही है, हमारा उनके साथ पास्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो सब देख भाल के हम एक परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि मुझे इस साल के एंड में इतना प्रोविज़न मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना प्रोविज़न मेरे पास होना चाहिए, इतना मेरे पास प्रोविज़न होना चाहिए। अगर मुझे फ्यूचर में जो है इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो इतना होना चाहिए प्रोविज़न मेरे पास। तो वो परसेंटेज जो डिसाइड करी हुई है वो यहाँ पर है 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स में अमाउंट क्या लेंगे वो भी अभी समझेंगे थोड़ी देर में, बट ये जो मैंने डिसाइड किया ना 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये है मेरा नया प्रोविज़न। मुझे इतना पता है कि साल के एंड में मेरे पास सब कुछ कट कटा के पूरे सारे बैड डेट्स जो है वो उसमें से एडजस्ट करने के बाद इतना 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स मेरे पास बचा होना चाहिए। एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको क्वेश्चन का, नहीं समझ आया हुआ तो परेशान मत होइए, आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि मेरे पास जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन है उसको मैं पुट कर लूँ अपने अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स में। तो मैं लेजर अकाउंट्स बनाऊंगी। सबसे पहले मेरे पास आएगा सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने ब्रॉड डाउन किया बैलेंस 8,20,000, ठीक है। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का भी अकाउंट बनेगा, और वो कहाँ इस साइड पर ब्रॉड डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मेरे पास 40,000 का अमाउंट था, ठीक है। और एक बना लेते हैं बैड डेट्स का अकाउंट। इसका है डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जितनी चीज़ें मेरे पास लिखी थी ना बस उसी को मैंने लिख लिया वहाँ पर अपने अकाउंट्स में आगे एडजस्टमेंट्स करने के लिए। ये देखिए आप यहाँ पर कि एक तो बना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस पर तो चर्चा करेंगे अभी बाद में। बट बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा, बैलेंस शीट में भी ये डेटर्स दिख रहे होंगे, है ना, 8,20,000 रुपीज़ के, राइट। 8,20,000 के डेटर्स दिख रहे होंगे बैलेंस शीट में, लेकिन अभी मुझे एडजस्टमेंट करके सब कुछ चेंज भी करना है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो सन्ड्री डेटर्स आप देख रहे हैं ना 8,20,000, ये कैसे आए होंगे, ये आफ्टर डिडक्टिंग दिस होंगे। ये जो बैड डेट्स 12,000 का दिया है ना, ये इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड होंगे, तभी ये दोनों ही ट्रायल बैलेंस में हैं, ठीक है, ओके। अब क्योंकि भाई इसकी मैंने आपको बताया ना, इसकी एंट्री हो चुकी होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, इसीलिए बैड डेट अकाउंट खुला और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आ गया। तो ये 12,000 इज एडजस्टेड इन दिस, मतलब कि एक्चुअल जो सन्ड्री डेटर्स मेरे कितने रहे होंगे 8,32,000, बट दिस इज आफ्टर एडजस्टिंग द बैड डेट्स, ओके। ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने एडिशनल बैड डेट्स की, विच इज़ 20,000 रुपीज़ फॉर द बैड डेट्स जो हो गए। तो एंट्री क्या रहेगी इसकी, एंट्री तो वही रहेगी
है कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। सबसे पहले तो सन्ड्री डेटर्स को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सन्ड्री डेटर्स को कम करते हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट यानी कि बैड डेट इस साइड पर आ जाएंगे। एंट्रीज मैं आपको लिख कर नहीं दिखा रही हूँ, बट आपको समझ में आती जाएंगी। इधर से 20,000 अमाउंट था, राइट? तो 20,000 इधर लिख दिया हमने, और अभी इधर टू सन्ड्री डेटर्स लिख लेंगे। 20,000 रुपीज़ से मेरा बैड डेट और बढ़ जाता है। ये हो गया मेरे फर्दर बैड डेट्स। ओके, चलिए ये भी एंट्री मैंने पास कर ली। उसके बाद अब क्या होगा, देखिए कि मेरे पास अभी बैड डेट्स का काम हो चुका है ख़त्म। ठीक है, बैड डेट्स अब मेरे पास और कोई नहीं है लिखने के लिए, तो मुझे इसकी कहानी तो क्लोज करनी पड़ेगी, राइट? तो यानी कि बैड डेट्स एक नॉमिनल अकाउंट है। अब उसे क्लोज करने के लिए मुझे कहाँ ले जाना होता है? वैसे तो मैं उसे पीएल अकाउंट में लेकर जाती हूँ, लेकिन क्योंकि हम काफ़ी टाइम से प्रोविजंस प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए इस बार हम पीएल अकाउंट पर उसका बर्डन नहीं डालते हुए प्रोविजन से ही उसे एडजस्ट करेंगे। इसीलिए तो प्रोविजन बनाया था ना, यही तो पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो क्या होगा कि पीएल पे उसका एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा और हम उसे प्रोविजन से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए कैसे, मेरे पास इस वक्त कितना है, जो मेरे पास मुझे पहले से पता था ट्रायल बैलेंस से आया हुआ 12,000, और जो एडिशनल जो फर्दर बैड डेट्स मुझे पता चले 20,000, तो हो गया टोटल 32,000 रुपीज़। मैं इसे कहाँ पर एडजस्ट करूँगी? मैंने कहा मैं इसे एडजस्ट करूँगी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 32,000 एडजस्ट कर दूँगी, और ये उठ के किधर रिफ्लेक्ट होगा? इस साइड पे टू बैड डेट नाम से आ जाएगा 32,000। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, अब देखिए क्या बात बोली दूसरी। अब मेरा बैड डेट्स का खेल ख़त्म हो गया, मैंने उसको क्लोज भी कर दिया, बैड डेट का जो नॉमिनल अकाउंट था। अब दूसरी बात देखते हैं, मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मुझे इतना प्रोविजन मेंटेन करना है। कितना प्रोविजन देखते हैं? अब मैं आपको ये बता दूं पहले तो कि जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं ना, तो प्रोविजन कितने पे बनता है कि सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट लिखा है कि 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो सबसे पहले तो सन्ड्री डेटर्स अगर मैं अपने ट्रायल बैलेंस से उठाऊं, जो मेरा रॉ अमाउंट है वो है 8,20,000। नाउ यू नो इस 8,20,000 मैंने आपको बताया वो 12,000 एडजस्टेड है, जो बैड डेट्स का ट्रायल बैलेंस में दिया था, दैट वाज ऑलरेडी एडजस्टेड। ठीक, अगर मैं इसमें जो फर्दर बैड डेट्स है ना 20,000 का, वो भी एडजस्ट कर दूँ ना, तो 8 लाख बचेगा, और यही वो अमाउंट है जिस पर मुझे अपना प्रोविज़न बनाना चाहिए। 10% का प्रोविज़न जो बनाने की बात हो रही थी, यानी कि 80,000 रुपीज़ का प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न मेरा बनना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस शुड बी द balance of the provision that should be left with me after adjusting everything. What do I mean by it? मैं एक बार आपको अच्छे से बताती हूँ। क्या होता है ना, जो प्रोविज़न होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने जो डेट्स ऑलरेडी बैड हो चुके हैं, यानी कि मुझे पक्का पता है वो अब आने नहीं वाले मेरे पास वापस, तो उनके ऊपर प्रोविज़न बनाने का क्या फ़ायदा? प्रोविज़न तो उन पर बनेगा ना जिनसे कुछ उम्मीद है कि हाँ आ सकते हैं, बट मे भी कुछ उसमें से डाउटफुल भी हैं। तो इसीलिए हम सारे बैड डेट्स निकालने के बाद ही ये 10% वाला परसेंटेज इस अमाउंट पर लगाते हैं। तो इसीलिए 8,20,000 में से मैंने ये फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दी, क्योंकि 12,000 तो ऑलरेडी इसमें से डिडक्टेड है। अब आपको समझ में आया? तो 80,000 रुपीज़ का ना मेरा न्यू प्रोविज़न बनना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि न्यू प्रोविज़न 80,000 बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा ना, दैट शुड बी 80,000। दिस शुड बी माई न्यू प्रोविजन। दिस वॉज माई ओल्ड प्रोविजन 40,000, और मुझे बताया गया इन्फॉर्मेशन कि नहीं 40,000 तो बड़ा कम है और मुझे 10% बनाना है सन्ड्री डेटर्स का, विच कम्स टू 80,000। दिस शुड बी माई न्यू प्रोविजन। अब ये प्रोविजन बनता कहाँ से है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नाउ आई नीड टू नो कि मैं कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालूं कि फाइनली मेरे पास इतना प्रोविजन बचे।
तो ये कैसे पता चलेगा? अब सारी की सारी एंट्रीज जो होनी थी ना वो हो चुकी हैं, जो मुझे न्यू प्रोविजन बनाने को बोला गया था वो भी मैंने बना लिया है। तो अब फाइनली तो मुझे यही देखना है कि मुझे कितना पैसा और पीएल से लेकर आना है जिससे कि ये 80,000 रुपीज़ का फाइनली बन जाए। अब पीएल से मैं जब पैसा लेकर आऊँगी तो इसके क्रेडिट साइड में ही तो लिखूँगी ना, क्योंकि जब क्रेडिट साइड पे लिखती हूँ तभी ये अकाउंट बढ़ता है, और जब इस साइड पे कोई चीज़ लिख रही हूँ मतलब ये अकाउंट कम हो रहा है। इसीलिए ये पीएल क्या आएगा यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, ये आया मेरा 1,12,000, ये भी आया 1,12,000, 72,000। ओके, ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर 72,000। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा कितना जाएगा प्रोविजन के नाम पर, 72,000 रुपीज़। ओके, मतलब प्रोविजन में और 72,000 रुपीज़ मुझे डालने पड़ेंगे, एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें मैं एडजस्ट कर सकती हूँ प्रोविजन से अपने। ये 72,000 कैसे आया, इसका एक और तरीका है जो मैं आपको अभी थोड़ा एंड में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि सैलरी डेटर्स का क्या हुआ। इसमें भी अब कोई और एंट्री करनी बाकी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसको भी बैलेंस कर दूँगी। टू बैलेंस कैरी डाउन आफ्टर डिडक्टिंग द फर्दर बैड डेट्स, ये 8 लाख का हो जाता है, ठीक है। ओके, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर कंप्लीट। आते हैं हम लोग अपने बैलेंस शीट पर एक बार। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया इफेक्ट कि फर्दर बैड डेट्स के कारण क्या हुआ, 20,000 कम हो गया। 12,000 आपको पता है पहले से एडजस्टेड है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 8 लाख बचा। अब जो प्रोविजन है वो भी हम यहाँ से सन्ड्री डेटर्स में से डिडक्ट करते हैं। वाई, सी, ये जो प्रोविजन है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये जब यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा इट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस। तो अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये मेरा असेट साइड है ना, तो अगर मैं लाइबिलिटी साइड इज माई क्रेडिट साइड, या तो मैं इस साइड लिखती, बट इस साइड नहीं लिखा जाता प्रोविजन को। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो इस साइड लिखो या इस साइड से माइनस कर दो, इफेक्ट तो सेम ही होता है, राइट। तो प्रोविजन अगर मैं यहाँ से माइनस कर देती हूँ 80,000 रुपीज़ का, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस अमाउंट विच इज़ 7,20,000 रुपीज़। ये आ गया मेरा फाइनल अमाउंट। समझ में आया आपको कि मैंने यहाँ से प्रोविजन को माइनस क्यों किया? इवन दो देयर वॉज नो एंट्री ऑफ प्रोविजन इन द सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, स्टिल आई डिडक्टेड इट फ्रॉम हियर। वाई? because I could write it over here, but that in the liability side, since it was a credit balance, तो मैं उसे यहाँ लिख सकती थी, लेकिन that is not the correct treatment. The correct treatment is कि आप उसे डेटर्स में से कम करके दिखाओ, क्योंकि भाई आपके डेटर्स ही तो कम हुए ना। जब आपके स्टेक होल्डर्स आपकी रिपोर्ट देखेंगे तो भी तो उनको पता चलना चाहिए ना कि ये कंटिंजेंट है, पक्का नहीं पता कि ये आएंगे कि नहीं। तो भाई इतना इतना आप पक्का मानो कि इतने पैसे तो आने वाले हैं। दीज आर माई गुड डेट्स। गुड डेट्स मतलब जो पैसे मुझे पक्का पक्का मिल ही जाएंगे, दैट इज 7,20,000। तो इस ये हो गया, समझ में आया। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी 72,000 की कहानी एक दूसरी तरीके से भी। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको दोबारा वीडियो लाकर। समझते हैं कि 72,000 कैसे आया। देखो 72,000 ऐसे आया कि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या? देखिए, सबसे पहले ना हम लिखते हैं कि मेरे को न्यू प्रोविज़न कितना मेंटेन करना है। मैंने निकाला था न्यू प्रोविज़न कितना मेंटेन करना है। 8,20,000 जो मेरे डेटर्स थे उसमें से मैंने फर्दर बैड डेट्स माइनस किए थे 20,000 के, एंड 8 लाख आया था। उस पर 10% मुझे मेंटेन करना था। व्हाट वाज माय न्यू प्रोविज़न? 80,000। इतना समझ में आया? इतना तो मुझे मेंटेन करना ही करना था। उसमें से माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न। अब फ़र्ज़ करिए कि कोई भी अगर जो है बैड डेट्स वगैरह नहीं हुए होते तो मैं क्या करती, मुझे सिर्फ प्रोविज़न बढ़ाने के लिए बोला गया था 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स, यानी प्रोविज़न 80,000 कर दो। कितने से? 40,000 तो था ही, उतने से
80,000 पर ले आओ, यानी कि 40,000 से बढ़ा दो, ठीक है, यही बोला गया था ना मुझे। तो अगर मेरे पास कोई बैड डेट्स नहीं होते एक बार को मानिए, तो मुझे खाली 40,000 रुपीज़ और निकालने पड़ते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर मैं 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखकर 40,000 लिखकर मेरा काम हो जाता। मेरा जो प्रोविजन था जितना रिक्वायर्ड 80,000 वो बन जाता। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, क्योंकि मुझे तो बैड डेट्स भी तो मेरे हुए हैं ना, तो मतलब ये 80,000 मेरे उन बैड डेट्स को एडजस्ट करने के बाद बचने चाहिए। दिस शुड बी माई फुल एंड फाइनल बैलेंस, जो मुझे दिखना चाहिए उस लेजर अकाउंट के एंड में, समझ रहे हो। इसका मतलब कि मुझे पीएल से कितना अमाउंट निकालना है वो निकालने के लिए मुझे बैड डेट्स को भी यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। बैड डेट्स कितने हैं मेरे 12,000। Since ये 80,000 should be after adjusting this and the further bad debts of 20,000, we are going to add these two amounts to know कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना निकालना है पैसा। आप समझ रहे हो ना। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप एक दो बार रिवाइंड करके देखोगे, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ठीक है। इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं एंड यू विल नोटिस कि आपका यहाँ पे बहुत ईजिली 72,000 ही आ जाएगा, विच इज़ 72,000, जो कि मेरा यहाँ पर 72,000 दिख रहा था, यही सेम अमाउंट है। तो मैंने आपको लॉजिक से भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो 80,000 मुझे दिख रहा था, दिस वाज आफ्टर एडजस्टिंग द बैड डेट्स एंड द फर्दर बैड डेट्स। तो इसीलिए मैंने इनको भी ऐड कर दिया कि मुझे भाई फुल एंड फाइनल अमाउंट बताओ पीएल से कितना निकालना है। और ये मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि इतना ऑलरेडी मैं निकाल चुकी थी पहले के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो इतना तो ऑलरेडी था मेरे पास, राइट। इसलिए इसको मुझे अलग से माइनस करना पड़ा। आई होप आप समझ रहे हो। तो थोड़ा रुक कर आप इसे एब्जॉर्ब करें एंड इसके बाद ही आगे बढ़े। सब कुछ लॉजिक से समझते हुए चलना है, कुछ भी रटना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, ओके। बस ये यहाँ से ना आपको ईजीली जो है रीचेक कर सकते हो आप कि आपका सब कुछ सही हुआ है कि नहीं, ओके। तो एक बारी वापस आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं। सारा कुछ हमारा एडजस्ट हो चुका है। तो फाइनली मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये चलिए, ये काफ़ी बड़ा एक चीज़ सॉल्व हो गई। नहीं आया हो तो प्लीज़ आप एक दो बार देखोगे ना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इसमें इतना कुछ है नहीं। अब हम लोग अपने फाइनल चीज़ पर आते हैं। फाइनल एडजस्टमेंट है हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी क्या होता है ना, बिजनेस में एक कॉमन प्रैक्टिस होती है सामान उधार पर लेने देने की, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए कि मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है और मैंने अगर ना सामने वाले को स्टेशनरी उधार पर दे दी है, तो अगर उसने ऐसा, मैं अपने आप पे स्कीम चलाती हूँ कि अगर आपने मुझे 10 दिन के अंदर अंदर ये पैसे लौटा दिए ना, ये पैसे दे दिए मुझे मेरे, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूँगी। ऐसा स्कीम चलाती हूँ। क्यों? ताकि मुझे पैसे टाइम पर मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सामान तो ले जाते हैं लेकिन पैसे नहीं लौटाते, इवन काफ़ी दिन बीतते जाते हैं। तो इसको मैंने किस लिए चलाया है स्कीम को, ताकि लोग कैश पेमेंट जल्दी से मुझे आकर करके दे दे, कैश पेमेंट हो जाए, मुझे मेरे पैसे बकाया ना रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब डिस्काउंट हो सकता है देना पड़े और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मे भी अगर वो 10 दिन में वो इंसान नहीं आया मुझे पैसे देने, तो ऑब्वियसली मैं उसको वो डिस्काउंट नहीं दूंगी। तो अगर मुझे डिस्काउंट देना पड़ गया तब की बात करते हैं। मुझे डिस्काउंट देना पड़ा तो वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, राइट। तो मतलब कि मुझे फ्यूचर में हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये लॉस को हम अभी से ही रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास, और इसी लॉस को रिकॉर्ड करने को हम बोलेंगे प्रोविजन बनाना। प्रोविजन इसी को तो कहता है कुछ पैसा सेट असाइड कर लेना अपने उस फ्यूचर लॉस को देखते हुए कि हो सकता है मुझे लॉस हो जाए बाद में। तो अब देखिए, वही लिखा है यहाँ पे, अमाउंट सेट असाइड टू अलाउ डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब एडजस्टमेंट एंट्री देखिए, यहाँ पर भी ना जो प्रोविजन हमने फॉर डाउटफुल डेट्स देखा था ना, वो उसका कॉन्सेप्ट सेम ही है, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉस के कारण हम इसको भी बना रहे हैं। लेकिन इसमें उतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, बैड डेट वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम सिंपली अगर एंट्री भी देख लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा।
तो वही देख लेते हैं। तो एंट्री ऑन क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, सबसे पहले मैं वो प्रोविजन क्रिएट करूंगी। कहाँ से क्रिएट करते हैं प्रोविजन? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। वैसे यहाँ भी कर लिया, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मान लीजिए मेरे डेटर्स हैं 3 लाख रुपए के, मुझे बोला कि हो सकता है कि आपको 10% का डिस्काउंट देना पड़ जाए। तो क्या होगा? 3 लाख रुपीज़ का 10% यानी कि 3 लाख डिस्काउंट। तो मैं पीएल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3 लाख कर दूंगी यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा? अगर अब क्या हुआ कि 10 दिन में उसने मुझे पैसे लौटा दिए, तो अब यहाँ पर 10 दिन इज जस्ट एन एग्जाम्पल, किसी भी बिजनेस में कुछ भी रख सकते हैं नंबर ऑफ डेज कि इतने दिन में आप वापस करो पैसे। तो एंट्री ऑन डिस्काउंट अलाउड क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस हो गया, तो ये डेबिट हो जाएगा टू सन्ड्री डेटर्स, यानी कि इतने से मेरे डेटर्स का जो अमाउंट है ना वो कम हो गया। मतलब सपोज करिए कि मैंने आपको बताया 3 लाख के डेटर्स हैं मेरे पास, लेकिन अब क्या होगा? हो सकता है, मैं क्या सोच रही हूँ कि हो सकता है कि मुझे 3 लाख पूरा ना मिले, हो सकता है मुझे उससे सिर्फ 2,70,000 ही मिले, बिकॉज 30,000 मुझे उसे डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो क्या ये सही होगा कि मैं अपनी बैलेंस शीट में 3 लाख के डेटर्स दिखाती रहूँ? नहीं, ये सही नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? उसी प्रोविजन को ना मैं 30,000 के प्रोविजन को उस सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर दूंगी बैलेंस शीट में, और 2,70,000 दिखाऊंगी कि भाई देखो स्टेक होल्डर्स, 2,70,000 ही आने की उम्मीद है एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो टू सन्ड्री डेटर्स करके मैंने क्या किया? बैलेंस शीट में वहाँ से रिड्यूस कर दिया होगा। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू डिस्काउंट अलाउड, मतलब मैंने उस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट अलाउड का यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट खुल गया था, उसको पीएल से ना एडजस्ट करके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रोविजन का बना हुआ था अकाउंट, इसलिए मैंने प्रोविजन के अकाउंट से ही उसे एडजस्ट कर दिया। ठीक, तो ये भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। एंड इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, क्योंकि जो ये 3 एडजस्टमेंट्स थे ये थे सारे डेटर्स के से रिलेटेड। उसके आगे हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में कहीं भी आपने डिफ़िकल्टी फेस की हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड ऑल्सो अगर आपके कोई भी और कमेंट्स हो वो भी मुझे बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।